हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन 1999 से रशिया पर राज कर रहे हैं। इस टाइम में उन्होंने देश को एक अथॉरिटेरियन और मिलिटरिस्टिक सोसाइटी में बदल दिया है। उन्होंने दो पड़ोसी देशों पर कामयाब इन्वेशन किया है और सीरिया और ईरान से रिश्ते मजबूत किए हैं। उनका मकसद वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को रोकना है और ऐसा लगता है कामयाब हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। एक आदमी अपने देश पर इतना असर डाल सकता है, यह समझने के लिए आपको सोवियत यूनियन के गिरने के बाद के केओस और करप्शन में वापस जाना होगा। जब बर्लिन वॉल गिरा तब 40 साल के पुतिन ईस्ट जर्मनी में सोवियत सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी के लिए अंडरकवर स्पाई थे। सोवियत यूनियन 15 नए देशों में बांट गया, जिसमें नया रशियन फेडरेशन भी था। पुतिन के नज़रों में रशिया ने 20 लाख स्क्वायर माइल इलाका खो दिया था। बाद में उन्होंने इसी सेंचुरी के सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डिजास्टर कहा। उनकी शिकायत थी कि करोड़ों उनके साथी रशियंस अब रशिया के बाहर रह गए हैं। नई सरकार को लगभग 45,000 गवर्नमेंट बिजनेसेस जैसे एनर्जी, माइनिंग और कम्युनिकेशन कंपनीज जो कम्युनिस्ट रजीम चलाती थी बेचनी पड़ी और ये बिल्कुल हंगामा था। रशियन इकोनॉमी बिल्कुल गिर रही थी और ये कंपनीज अमीर आदमियों के हाथ चली गई। साथ ही नए रशियन स्टेट को स्थापित करने में मुश्किल हो रही थी। रशिया के पहले प्रेसिडेंट बोरिस वेस्ट के साथ मिलकर काम करने की वजह से बहुत ही अनपॉपुलर थे और सबसे बुरा वो एक शराबी थे। तख्त में बने रहने के लिए उन्होंने इन अमीर लोगों को पॉलिटिकल ताकत भी दे दी। इससे सोवियत यूनियन के गिरने के बाद भी इनइक्वालिटी और बढ़ गई। यहां से व्लादिमीर पुतिन राजनीति में आए। 1991 में उन्होंने केजीबी छोड़ दी और सेंट पीटर्सबर्ग के डेप्यूटी मेयर बन गए। पुतिन ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर में अपने दोस्तों और सपोर्टर्स को खास फायदा पहुंचाने के लिए यूज किया। उन्होंने उनकी मोनोपोली बनाने और उनके कॉम्पिटिटर्स को रेगुलेट करने में मदद की। जल्द ही इन अमीर लोगों में पसंदीदा बन गए हमारा पुतिन। इससे अमीर लोगों और क्राइम बॉसेस और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का एक सपोर्ट नेटवर्क बना गया। उनकी ही मदद से वो रशियन स्टेट के अपर लेवल तक जल्दी पहुंच गए। 1999 में प्रेसिडेंट बोरिस ने पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पुतिन एक सख्त नेशनलिस्ट थे। उन्हें डर था कि बोरिस रशिया को यूएस के हाथ में दे देगा। पुतिन का मकसद तब एक मजबूत रशियन स्टेट बनाना था, जो घर पर भी स्टेबल हो और अपने पड़ोसियों पर ज्यादा असर डाल सके। और उनको जल्द ही मौका मिल गया। पोस्ट सोवियत केओस के बाद चेचन्या में वायलेंस बढ़ रही थी, जो एक रीजन था जो 90s के बीच में रशिया से अलग हो गया था। चेचन का वॉरलॉर्ड्स और टेररिस्ट्स रशियन टेरिटरी में घुस रहे थे और बॉर्डर पर हमला कर रहे थे। अगस्त 1999 में कई रशियन शहरों इंक्लूडिंग मॉस्को में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। नए प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने तुरंत चेचन टेररिस्ट्स पर इल्ज़ाम लगाया। वो रशियन टेलीविज़न पर आकर रशियन का बदला लेने की बात कर रहे थे। पुतिन की अप्रूवल रेटिंग्स बॉम्बिंग से पहले 2% थी। बॉम्बिंग के बाद 45% हो गया। जर्नलिस्ट ने बाद में ऐसी एविडेंस निकाली जिससे पता चलता है कि रशियन सिक्योरिटी सर्विसेज मॉस्को बॉम्बिंग्स में शामिल थे।
लेकिन एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन ने किसी भी अलग थियरी को दबा दिया। इसलिए रशियन ने चेचन्या में एक पॉपुलर और तबाही करने वाला वॉर शुरू कर दिया। कैपिटल सिटी ग्रोन्जी रशियन बॉम्बिंग से मिट गई और लगभग 80,000 लोग मारे गए, 80,000। और रशिया ने चेचन्या को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया। दिसंबर 1999 में बोरिस ने रिजाइन की और पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। और मई में चेचन्या की कैंपेन के दौरान पुतिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए। उन्होंने रशियन स्टेट को अपने विजन के हिसाब से शेप करना शुरू कर दिया। करप्शन उनके राज के की टूल्स बने रहे, लेकिन उन्होंने उन अमीर लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो पुतिन का साथ देता था उन्हें इनाम मिलता था, जो नहीं देते थे उन्हें खत्म कर दिया गया। अमीर लोगों को कंट्रोल करने के बाद पुतिन अब अपने विजन को रशिया से बाहर ले जाने शुरू किया। उस वक्त यूएस के साथ रिश्ते अच्छे थे। पुतिन ने यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन बुश के समर होम पर हॉलिडे भी की। लेकिन चीज बदलने वाली थी। अगस्त 2008 में रशिया ने जॉर्जिया, एक फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक पर इन्वेजन कर दिया। ये वहां के रशियन टेररिस्ट्स की तरफ से अग्रेशन और स्ट्रेंथ का प्रदर्शन था। रशिया ने जल्द ही जॉर्जिया के 2 छोटे हिस्सों को अपने साथ मिला लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन इन्वेजन के वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे। देखिए, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स सर्व कर सकते हैं, लेकिन टोटल टर्म्स की कोई लिमिट नहीं। पुतिन फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनके दोस्त डिमिट्री प्रेसिडेंट थे। 2008 में जब ओबामा यूएस प्रेसिडेंट बन गया, उन्होंने रशिया के साथ रिलेशंस रीसेट करने की कोशिश की और कुछ प्रोग्रेस हुआ। लेकिन पुतिन इन यूएस की नए रिलेशंस के खिलाफ थे। वो खास तौर पर मिडिल ईस्ट में यूएस इंटरवेंशन से परेशान थे। पुतिन ने प्रेसिडेंट की 2012 का इलेक्शन में ज्यादा मार्जिन से जीत गए। पुतिन ने अपना तीसरा टर्म फिर से केओस के बीच शुरू किया। उन्होंने विदेश में मिलिटरिस्टिक स्ट्रैटेजी पर जोर दिया। 2000 में पहली बार ऑफिस संभालने पर पुतिन ने रशियन टेलीविजन पर कड़ी नजर रखी। एसेंशियली सारे न्यूज़ आउटलेट्स स्टेट ओन्ड प्रोपागेंडा मशीन्स थे। उनके रेजिम डिसाइड करती है कि कौन सी स्टोरीज आएंगी और कैसे हमेशा उन्हें स्ट्रॉन्ग रशियन लीडर के तौर पर दिखाया जाता है। 2012 में उन्होंने ह्यूमन राइट्स कड़ी पाबंदी लगाई। ये साफ कर दिया कि उनके रशिया में विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। स्टेट टेलीविजन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक फेमिनिस्ट और गे राइट्स म्यूजिक ग्रुप पुसी रायट के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चलाई। पुतिन ने अपनी अग्रेसिव फॉरेन स्ट्रैटेजी को भी मजबूत किया। उन्होंने ट्रेडिशनल मिलिट्री मेथड्स का इस्तेमाल किया, लाइक डिक्टेटर बाशर अल असाद। ये सीरिया के सिविल वॉर में मदद करने के लिए वेपन्स और फाइटर प्लेन्स भेजना शुरू किया। लेकिन पुतिन की रेजिम में दुनिया की सबसे इफेक्टिव साइबर आर्मी भी डेवलप और फॉस्टर की, और उन्होंने इसका इस्तेमाल वेस्ट में हंगामा मचाने के लिए यूज किया। इन हैकर्स ने क्लासिफाइड यूएस इंफॉर्मेशन चुराई है, पॉलिटिशियंस के ईमेल अकाउंट्स, वीडियोस हैक किए हैं, जॉर्जिया का इंटरनेट बैन कर दिया जब रशियन ट्रूप्स ने इन्वेजन किया। और हाँ,
उन्होंने 2016 में हिलरी क्लिंटन की प्रेसिडेंशियल कैंपेन को खत्म करने की भी कोशिश की। 2014 में पुतिन यूक्रेन को टारगेट किया, इसलिए रशियन हैकर्स ने यूक्रेन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की और ईस्ट रशिया में प्रोटेस्ट को बढ़ाया। फिर उन्होंने डिस्गाइज्ड रशियन ट्रूप्स भेजे और जल्द ही वायलेंस शुरू हो गई। रशियन मिलिट्री अंदर गई और अर्ली 2014 में पुतिन ने क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया। वो यूक्रेन में फाइटिंग को सपोर्ट करते हुए 2017 तक 9,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। दुनिया ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुतिन ने नहीं माना। उनकी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी उनके पड़ोसियों को कमज़ोर करने में कामयाब रही है, लेकिन उन्होंने ये सब अपने ही लोगों की कीमत पर किया है। उनके इन्वेजन्स ने रशियन बिजनेसेस को वेस्टर्न मार्केट्स में ट्रेड करने से रोका है। रशियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है और एनर्जी इंडस्ट्री, जिस पर रशियन निर्भर है, वो भी गिर रहा है। सोचना मुश्किल है कि रशिया इस हालत में कैसे चलता रहेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन पुतिन के विजन के लिए नई उम्मीद खड़ी कर रही है। ट्रंप रशिया के मामले में नोटेबली सॉफ्ट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस हटा सकते हैं और नेटो को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे पुतिन का रशिया फिर से एक डोमिनेंट पावर बनने के लिए जगह पा सके। सो गाइस, ये थी ऑल द हिस्ट्री अबाउट द ग्रेट व्लादिमीर पुतिन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन, बाय बाय।